Hello everyone, my name is Kashna Tawle and you're watching Kana Tawle Class Physics channel. In the today's session, we are going to discuss one of a very important topic, that is center of mass. It is a subtopic of a chapter system of particles. So without wasting a time, let us go to start it now. So what do you mean by center of mass? The first question arises that what is the meaning of center of mass? It is a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated. There is a point where the total mass of the body is going to be concentrated. That point is called center of mass. Let me explain you how. चल हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. उसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का. तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल मास लाई करता होगा, वो पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? सेंटर ऑफ मास. तो मेरे पास एक बॉडी है. अब चलो पता करते हैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा. तो हमने जैसे कि बाय द डेफिनेशन बताया हुआ है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इस पूरे बॉडी का मास उस पॉइंट पर आता होगा. तो उस पॉइंट को हमें क्या कहना है? सेंटर ऑफ मास कहना है. तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लोकेट करूँ तो इस जगह पे इस बॉडी का पूरा मास लाई नहीं कर रहा है. सो वी कैन नॉट से दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास. अब मैं इस पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ, अभी भी ये इस बॉडी का पूरा मास इस जगह पे नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं है सर. जैसे मैं इस जगह पे लेके आता हूँ, सो यू कैन सी इट हियर क्लियरली, द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी concentrated to this point. So I can say, sir, this point is nothing but center of mass of this point. So yeah, is center of mass of this body. तो जहाँ पे बॉडी का पूरा मास लाई करता होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं. तो चलो कुछ सेंटर ऑफ मास के बारे में बेसिक्स डिस्कशन करते हैं. जैसे कि the first point is what the center of mass may lie inside outside the material of the body. Yes, of course. सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी के इनसाइड भी लाई कर सकता है या तो बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्फीयर यूज किया है. जैसे मैं यूनिफॉर्म स्फीयर की बात करता हूँ, जब हम एक यूनिफॉर्म स्फीयर की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्फीयर का जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा सर. चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसी यूनिफॉर्म स्फीयर को या इसी स्फीयर को मैं एक तरफ मोटा कर देता हूँ, यानी कि इस तरफ का मास जो है बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ. तो क्या होगा सर? In the earlier case, we may say, sir, the position of center of mass for this uniform sphere is at its center. But however, when the mass of the sphere is increased to one of the surface or one of the face of this sphere, so what is going to happen means beta, the position of center of mass will shift from point O to O dash. बड़ा सिंपल और सरल है. फिर से एक बार बोलता हूँ, जैसे मैंने इस यूनिफॉर्म स्फीयर का एक तरफ का जो लेयर था या परत थी, मैंने जैसे ही मोटी कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पहले सेंटर ऑफ मास आया करता था पॉइंट ओ से, इट इज गोइंग टू बी शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉइंट ओ डैश. अच्छा सर, और क्या? अगर इसी तरीके से मैं इसका जो मोटापन है बढ़ाते चलूं और बढ़ाते चलूं, मैंने यहाँ पे बताया एज दिस mass of this uniform sphere towards one face is going to be increases. So it may be possible that, sir, the position of center of mass, it can be shift from O to O dash or it can be shift from O to O double dash. But kind of information, this point cannot exceed or it cannot go outside the limit of this body. Obviously, ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, ऑन द बॉडी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में बॉडी के बाहर नहीं जा सकता है. सिर्फ कहना चाहते हैं कि अगर कोई मेरे पास एक स्फीयर है तो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी के बाहर नहीं जाएगा. ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेंटर ऑफ मास सेंटर में भी हो सकता है, उस बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के या मटेरियल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन एक सिचुएशन बननी चाहिए. क्या? वो ऑब्जेक्ट एक ना रह के एक से ज्यादा होना चाहिए. क्या कहा? वो ऑब्जेक्ट एक ना रहकर एक से ज्यादा होना चाहिए सर. क्या आप सही कह रहे हो? क्या होश में हो? ऑब्वियसली आई एम टेलिंग दिस विद सम एविडेंसेस हियर. लेट्स कम टू दैट वन. लेट मी चूज वन यूनिफॉर्म डिस्क. बच्चा पार्टी, हमने क्या किया हुआ है,
एक यूनिफॉर्म डिस्क लिया है। अगर हम इस यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे ही होगा। और क्या बात कर सकता हूं मैं, चलो जैसे ही मैं इस यूनिफॉर्म डिस्क के साथ और एक डिस्क जोड़ देता हूं और इस डिस्क का मैंने मास जो लिया है बहुत ज्यादा लिया है इसकी कंपैरिजन में, इसका पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे था, ओ पोजीशन पे, इसका कहां पे सेंटर ऑफ मास था, ओ डैश पोजीशन पे। सिर्फ मैं इसी की बात करने वाला हूं, इसकी चर्चा हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। जब बात आएगी इसके सेंटर ऑफ मास की तो सर इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास इस पहले बॉडी के बाहर हो सकता है, पहले बॉडी के बाहर, पहले बॉडी के बाहर, पहले बॉडी के बाहर हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों तुम ध्यान से देखना यहाँ पर, ये बॉडी सिंगल बॉडी सिस्टम ना होके अब ये क्या है, टू बॉडी सिस्टम बन चुका है। तो अभी भी मैं एक बात यहाँ पे क्लियरली समझा सकता हूँ आपको, सेंटर ऑफ मास में लाई विद इन द बॉडी, ऑन द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बट इट कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ द बॉडी। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बॉडी ना रहकर ये अब क्या हुआ बेटा, कनेक्टेड बॉडी है, यानी कि सिस्टम ऑफ बॉडीज है। अब ये एक बॉडी ना हो के दोनों को मिला के एक बॉडी है, टू बॉडी सिस्टम को हम लोग एक सिस्टम कह रहे हैं। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे आया हुआ है इस बॉडी के आउटसाइड में हो सकता है लेकिन सिस्टम के बाहर कभी भी नहीं हो सकता। तो सेंटर ऑफ मास कभी भी एक बॉडी का हो या दो बॉडी का हो या तीन बॉडी का हो, एक बॉडी के बाहर दो बॉडी के बाहर हो सकता है लेकिन सिस्टम के बाहर कभी भी नहीं हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बोल सकता हूँ, क्या सर, व्हाट इज दैट मीन, the center of mass, guys listen to me carefully, what I can say for this one, the center of mass may lie the center of mass may lie at that point where the actual mass of body is not present। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा मैं, क्या सेंटर ऑफ मास उस जगह पे भी हो सकता है जहां पे बॉडी का एक्चुअल मास नहीं रहता होगा। ऑब्वियसली एक रिंग के बारे में ले लो, रिंग को देखो आप लोग, जब रिंग की बात आएगी तो इसके रिंग के सेंटर में एक्चुअल में मास है क्या, नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ सकता है। सो आई कैन से दैट सेंटर ऑफ मास ऐसे, सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होता है ऐसे जगह पे आता है जहाँ पे एक्चुअल में मास होना ही कोई जरूरी नहीं है। हाँ मास नहीं भी हो सकता है, अगर मैं डिस्क की बात करूं, इसी डिस्क की बात करता हूं मैं, जब मैं इसी डिस्क की बात करूंगा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो इस डिस्क का मास भी यहाँ पर है, हाँ तो डिस्क का मास यहाँ पर है सर। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है या जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है बेटा, वो उस जगह पर मास हो भी सकता है और मास नहीं भी हो सकता। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने क्या क्या कहा है आपको। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी का जहां पे पूरा मास लाई करता होगा। जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर पे ही होगा, वो सेंटर पे भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है। लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन बॉडी के बाहर कहने का मतलब क्या है, अगर इस बॉडी के बाहर है तो कहीं ना कहीं पे इसके साथ और एक बॉडी जुड़ी हुई है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर ही होगा। ऐसा मतलब नहीं कि बॉडी के बाहर मतलब पूरे सिस्टम के बाहर होगा, ऐसा नहीं। तीसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे ये भी कह दिया है कि सेंटर ऑफ मास जहां पे होता है जरूरी नहीं कि वहां पे बॉडी का एक्चुअल में मास लाई करता होगा, लाई करता भी होगा और नहीं भी करता होगा। चलो और डिस्कशन करते हैं इसके अंदर हम लोग, और एक बात करेंगे, एक बेसिक सी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अ पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर से एक बात, एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर थोड़ा हमें समझ नहीं आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, दोनों थोड़ा बहुत हमको लग तो मतलब सिमिलर ही लग रहे। सिमिलर नहीं है बेटा, अगर सिमिलर होता तो नाम क्यों होते ना, अगर सिमिलर होते दोनों तो दोनों के नाम अलग क्यों होते। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम अलग है इसलिए अलग है, नहीं, इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ ना कुछ इसका डेटा होगा, उसको हम लोग थोड़ा एनालिसिस करके आगे बढ़ते। आओ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने क्या किया हुआ, मैंने यूनिफॉर्म चेन ली हुई है, बच्चा पार्टी ध्यान सुन, मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चेन ली हुई है मान लो, और इस तरफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिंग्स लिए हुए, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ भी मैंने 6 रिंग्स लिए हुए। फिर से एक बार, क्या मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चेन लिया है, हाँ लिया है, लेकिन मैंने ये जो चेन रखा है क्या यूनिफॉर्म ग्रेविटी के अंदर रखा है, ऑब्वियसली मैंने इस चेन को यूनिफॉर्म ग्रेविटी के अंदर ही रखा हुआ है। तो सर क्या,
अच्छा चलो, अगर इस चेन इमेजिन करो मन ही मन में, यहाँ पे एक चेन है, अब ऐसे नहीं कि इसे हाथ लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, इसे इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस चेन को मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे पकड़ा हुआ है, मान लो यही चेन, क्या मैंने इस चेन को एग्जैक्टली इसके सेंटर पे ऐसा पकड़ा हुआ? हाँ। क्या इस पूरे चेन का मास इस पॉइंट पे लाई करता है? तो क्या इस चेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा? इस चेन का सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे होगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो इस जगह पे मैंने यहाँ पे बताया कि इस लोकेशन पे इस बॉडी का पूरा सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे चेन का मास इसी जगह पे आ रहा है सर, ठीक है। ग्रेविटी कैसी है? यूनिफॉर्म। इधर से देखो मैंने लाइंस रिप्रेजेंट की है यूनिफॉर्मिटी के लिए, 4 लाइंस इधर भी, 4 लाइंस इधर भी है। तो ठीक है सर, ये हुआ इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम लोगों ने क्या कहा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या? द पॉइंट थ्रू विच वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का वजन लाई करता होगा, उस पॉइंट, वजन बोला मैंने, वेट बोला, मास नहीं बोला। मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं, आप बोर्ड लेवल पे सीख के आए होंगे, ठीक है सर। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट लाई करता होगा, उस पॉइंट को हमने क्या कहा है सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला है। अच्छा सर, तुमने यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास बताया, इसी जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया, वही तो सिखाना है आप लोगों को। चलो और बात करते हैं सर, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ। क्या इस तरफ जितना मास होगा लेफ्ट में, क्या राइट में भी उतना ही मास होगा? हाँ सर। तो ग्रेविटी इस तरफ कितना लग रहा है, या वेट इस तरफ का कितना है? एम जी। वेट इस तरफ का भी कितना है? एम जी सर। तो इस बॉडी का पूरा वेट कौन से पॉइंट पे लग रहा है? इस बॉडी का पूरा जो वेट है इस पॉइंट पे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस पॉइंट इज स्टिल राइट नाउ व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर से एक बार बेटा ध्यान सुनना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान सुनने की कोशिश करना। ये पूरे जो चेन का मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, इस पूरे चेन को निकाल के मैं एक सिंपल सा पॉइंट कंसिडर करके बड़े से बड़े मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर एक चेन को मैं ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो इसका सेंटर ऑफ नीचे गिर रहा है, तो मैं इस चेन ना मान के एक जस्ट मान लो ये 10 किलो की चेन है, 10 केजी या 20 केजी की चेन है, 20 केजी का चेन है हमारे पास, मान के चलो। तो 20 केजी का चेन ना गिर कर इस पॉइंट को मैं मानता हूँ 20 केजी का पॉइंट, तो 20 केजी का पॉइंट गिर रहा है। तो ये हमें सेंटर ऑफ मास सीखना बहुत जरूरी होता है। ये कॉम्प्लेक्स बॉडी को बड़े आराम से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फिर से एक बार बोल रहा मैं, हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो इधर जितना वजन है इस तरफ भी उतना ही वजन है सर। तो इस बॉडी का पूरा वेट किधर लग रहा होगा? इस जगह पे। सर इसमें क्या बड़ी बात, ये तो हमें पहले से ही मालूम था। अच्छा अब बताता हूं, मैं आपको पहले से मालूम था। अब एक काम करें सर, क्या फिर से एक बार चेन, हाँ 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर भी यूनिफॉर्म चेन था। हाँ सर। क्या इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है? हाँ ऑब्वियसली इस जगह पे होगा, और कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिया, ठीक है लिया सर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड आई एम गोइंग टू यूज नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। आई मीन टू से द ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द राइट साइड इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान सुनना, इस चेन के राइट साइड में मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को ज्यादा रखा है और लेफ्ट साइड में मैंने कम रखा। अब सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ही आएगा, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे बदलाव आएगा बेटा। इसका जो वेट होता, अब वेट इस जगह पे नहीं आएगा। क्यों? इधर भी मास m है, इधर भी मास m है। क्या इधर की ग्रेविटी ज्यादा है? बात तो सही है सर, बात तो सही है, सोचने वाली बात है। क्या मास m, मास m, हाँ। क्या इधर की ग्रेविटी ज्यादा है? ऑब्वियसली, तो वेट इधर ज्यादा होगा। मेरी बात को समझो, ये चेन, क्या इस तरफ ग्रेविटी ज्यादा है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैंने इस तरफ ज्यादा रखा है, तो यहां पे वेट ज्यादा होगा। एम जी, जी डैश बोलो या जी बोलो, यहां पे वेट ज्यादा है तो बॉडी इस तरफ रोटेट करने लगेगी। हाँ, तो अब हमने डेफिनेशंस में क्या बोला है? द पॉइंट थ्रू विच वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट। अब इस पूरे बॉडी का वेट तो इस पॉइंट पे एक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर मुझे किसी पॉइंट पे बॉडी का पूरा वेट को एक्ट कराना होगा तो ये पॉइंट मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये बॉडी जो है बैलेंस हो सकती है। फिर से एक बार, फिर से ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पॉइंट लिया था? लिया था। पहले इस जिस जगह पे सेंटर ऑफ मास था उसी जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई थी, आई थी।
लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर उस केस में क्या था, यूनिफॉर्म। क्या मैंने इस तरफ नॉन यूनिफॉर्म यानी कि यहाँ पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई हुई है, तो ये मास m, हाँ इस तरफ भी मास m ऑब्वियसली सर, तो ये m थोड़ा बहुत g ज्यादा है तो वेट ज्यादा हुआ, तो ये पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास था पहले, अब ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है सर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आएगी, थोड़ा बहुत इधर लेफ्ट में आ सकती है। तो याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी चेंज, मतलब सेंटर ऑफ मास is not going to be changed for such a circumstances. So I hope so the basic things you got. Now take a screenshot and let me proceed the following topics. एक screenshot ले लो, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Okay, let us go for the next one, the position of center of mass of two particle system. तो चलो हम बात करते हैं position of center of mass of two particle center systems. Let me say there are two particles, one is having mass m1 and another is mass having m2. Let me assume the mass of the first particle is greater than mass of the second particle, and these two particles are separated by distance of d bit. Now we are looking to calculate the position of center of mass of these two body system. हम पता ये करने वाले हैं कि इन दोनों का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। देखो मैंने क्या बोला है इस तरफ मास m1, इस तरफ मास m2, मास m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जाहिर सी बात है इसका पहले अगर ये मास m और ये भी m होगा तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, बिल्कुल सेंटर में। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मास ज़्यादा होगा तो ये इस लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, मेरे राइट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा थोड़ा इस m1 की तरफ शिफ्ट होना चाहिए इस तरीके से। सो आई एम अज्यूमिंग दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम इज समवेयर टू दिस लोकेशन। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे है। फ्रॉम दिस m1 लेट मी कॉल दिस पोजीशन इज d1 एंड फ्रॉम m2 आई एम कॉलिंग इट एज व्हाट बेटा, पोजीशन d2. For kind uniformation the field is uniform, hence the net force acting at this point must be what beta, 0. इस जगह पे कोई भी टॉर्क नहीं है, मान के चलो इस जगह पे कोई भी घुमाव नहीं है m1 और m2, मैंने थोड़ा बहुत इधर लिया हुआ है, तो इस जगह पे ओवरऑल टॉर्क कितना है, घुमाव कितना है, 0। क्यों सर, अगर मान लो इधर मास ज़्यादा है तो इधर घूमता ही है सर, मान लो इधर मास ज़्यादा है तो इस तरफ घुमाव आता। अगर मैंने एक ऐसा पॉइंट बैलेंस किया हुआ है जो नेट वेट कितना हो रहा है या नेट टॉर्क कितना है, टोटल घुमाव कितना है, 0। सर कहना क्या चाहते हो, कहना बड़ा सरल और सिंपल भाषा में ये बेटा, इस तरफ जो टॉर्क आएगा τ1 मान के चलता हूं मैं, और इस तरफ का जो टॉर्क होगा τ2, ये दोनों τ1 τ2 क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास इज व्हाट बेटा, 0। जितना मास mg इधर है उतना ही mg इस तरफ होगा। सो फॉर दिस वन आई मे से दैट टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2, हम बोल सकते हैं टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2। व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाउ बेटा, टॉर्क आप लोगों ने बोर्ड लेवल पे सीखा होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं इस तरफ मानने वाला हूँ F1 इंटू D1 विच इज इक्वल्स टू F2 इंटू इस तरफ का, मैंने यहाँ पे फोर्स F2, यहाँ पे फोर्स M1, ये परपेंडिकुलर फोर्स D1 और ये परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ से यहाँ तक D2। तो फोर्स कितना है, M1G इस तरफ लगेगा, M2G इस तरफ लगेगा। तो so therefore I may say here that is M1G into D1 which is equals to M2G into D2 बेटा, G से G कैंसिल कर देंगे, so I can say M1 D1 is equals to M2 into D2। क्या मैं D2 को, ये देखो ये जो D2 है इसको, ये जो D2 है मैं इसको D माइनस D1 लिख सकता हूँ, ठीक है सर, मैथमेटिकली लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं, D माइनस ऑफ D1। सो आई कैन से हियर नाउ M1 into D1 which is equals to M2 into D माइनस ऑफ D1 बेटा। तो टाइम पास कर लेते हैं, M1 into D1 is equals to M2 into D माइनस ऑफ M2 into D1, ये भी D1 है, ये भी D1 इस तरफ ले लो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, D1 कॉमन निकाल के यहाँ पे M1 प्लस M2 which is equals to what I can write बेटा, M2 into D, or else this position of center of mass from first mass is what बेटा, M2 divided by M1 plus M2 into D। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम फ्रॉम M1 इज दिस वन। सिमिलरली अगर हमें
position of center of mass from this body we want to be calculate means I can say master d2 is equals to, देखो बेटा, similarly d2 is equals to what I can write here m1 divided by m1 plus m2 into d. सिंपल है बेटा, अगर यहाँ से आप लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो पहला ये जो बचा हुआ मास है m2 डिवाइड बाय टोटल मास इनटू टोटल सेपरेशन. अगर तुम यहाँ से कैलकुलेशन करने वाले हो तो ये आगे की तरफ का जो मास कौन सा है m1 डिवाइड बाय टोटल मास इनटू टोटल सेपरेशन. इसको और एक भी मेथड से कर सकते हैं बेटा अपन लोग, ऐसा कोई यही मेथड बोल के नहीं है, हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करके भी इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? सी इट नाउ, by alternative method we can solve this one. Let me say these two particles are going to be placed along one x axis. चलो मान लो ये जो particles है x axis पे रखे हैं from the origin. Let me say the particle m1 is at position x1 and the particle m2 is going to be put to the location x2 from this origin. बेटा इस origin से हमने पहला पार्टिकल कहाँ पे रखा है, x1 पोजीशन पे रखा है, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे रखा है, x2 पोजीशन पे रखा है. तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं तो आएगा, इस लोकेशन को मैं सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ. सो लेट मी से दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो यू कैन यूज द सेक्शन फार्मूला, यू विल डायरेक्टली गेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू व्हाट m1 x1. तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगाना है तो लगा सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. m2 इंटू x2 होल डिवाइड बाय सेक्शन फार्मूला क्या है m1 प्लस m2. इफ़ यू मेजरिंग, अगर मैं मान लो ओरिजिन यहाँ पे ना हो के m1 पे ले लेता हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. फिर एक बार, अगर ये ओरिजिन यहाँ पे ना लेके मैं अगर m1 से काउंटिंग कर रहा हूँ तो ओरिजिन यहाँ पे आएगा. समझ रहे मेरी बात? सो x1 क्या होगा, इफ मेजरमेंट इज एट पॉइंट m1, if the measurement is at point m1, अगर अपन लोग मेजरमेंट m1 से कर रहे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा. तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. सो फ्रॉम m1 xcm इज इक्वल्स टू व्हाट, सेम चीज़ है यार, x2 की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी, x. अरे समझ रहे हो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेजरमेंट हम पहले यहाँ से कर रहे तो ये वाला फार्मूला आया, मेजरमेंट मैं यहाँ से ना करके यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ से, तो ये ओरिजिन बन जाएगा मेरे लिए. तो x1 कितना होगा भाई, 0 होगा. x2 कितना होगा भाई, मेरे पास जो x2 होगा वो तो x के बराबर हो जाएगा इन दोनों के बीच में की जो दूरी थी हमारे पास, x मान लो. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू. सो m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू x2 की वैल्यू में मान के चल रहा हूँ, x मान लो d मान लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो सेपरेशन लेना ले सकते हो. x में इस तरीके से निकाल सकते हो, y में भी निकाल सकते हो और z में भी निकाल सकते हो. हम n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात अभी आगे करेंगे. फिलहाल के लिए इसी टू बॉडी सिस्टम का मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया, थोड़ा आराम से सुनना. जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं उन कंसेप्ट्स को हमें एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व करने आना बहुत ज़रूरी है. लेट मी एक्सप्लेन. यू नो, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg. फिर से एक बार, द टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस. चलो भाई आते हैं, शुरू होते हैं. देयर आर टू ब्लॉक्स विच आर प्लेस्ड अलोंग द x axis. Okay sir, the first block is having a mass is how much beta, 10 kg. Okay fine master, the first block is having a mass of 10 kg and another block is having mass how much beta, 30 kg. चलो और एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास कितना है बेटा, 30 kg है. चलो रख देता हूँ मैं 30 kg. Now what is the next? They are kept along x axis. चलो मैं मान के चलता हूँ ये x axis है मेरे पास. Okay fine. The first mass is moved on the axis by a distance of 2 centimeter. हाँ, ये जो पहला वाला मास है इसको हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं. कितना लेके जा रहे हैं बेटा, 2 सेंटीमीटर. ओके चलो भैया इसको आगे की तरफ बढ़ा दो. कितना बढ़ाना है अपन को, 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है. बढ़ा दिए सर. फिर एक बात, द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन दिस एक्स एक्सिस बाय 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट. बाय व्हाट डिस्टेंस शुड सेकेंड मास बी मूव्ड टू कीप द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड. फिर से एक बार, क्या दो ब्लॉक्स थे, क्या दो ब्लॉक्स थे, हाँ सर. क्या एक का मास 10 kg है, हाँ सर. क्या एक का मास 30 kg, हाँ सर. पहले को अपन ने कितना मूव किया है, 2 सेंटीमीटर. हाँ तो भैया 10 kg ब्लॉक को अपन ने कितना आगे बढ़ाया हुआ है, 2 सेंटीमीटर. अब पूछ रहा है कि भाई साहब इस 30 kg मास को तुम आगे या पीछे कितना बढ़ाओगे, आगे या पीछे कितना बढ़ाओगे, ताकि सो दैट द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअल्टर्ड. ओए होए 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 होए, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज,
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो मैं बोलता हूं साहब अपन ने इसको अगर डेल्टा x1 चेंज किया हुआ है, अगर अपन ने इसको डेल्टा x1 चेंज किया हुआ है तो भैया इसको अपन ने मान के चलना है डेल्टा x2 चेंज किया होगा रे। और कितना, अच्छा तो ओवरऑल चेंज इन सेंटर ऑफ मास, ओए होए होए होए, ओवरऑल चेंज इन सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है, 0। अरे पढ़ लो ना भैया, 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg इन द kg आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये दो मासेस है हमारे पास, ये दोनों एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। हाँ सर, या पहले ब्लॉक को अपन ने 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया हुआ है। हाँ सर, तो बोल रहा है कि भाई दूसरे ब्लॉक को कितना आगे या पीछे करोगे ताकि जो सेंटर ऑफ मास पहले जितना था अभी भी उतना ही हो। इन दोनों के बीच में का जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो दैट शुड नॉट बी चेंज, अनचेंज्ड। द सेकंड मास मे बी मूव्ड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। ओए होए होए होए, अब क्या किया जाए सर, क्या किया जाए? अब कुछ नहीं है बे, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। टाइम पास करा रहा हूं मैं आपको, क्या बड़ी बात है सर? अरे पागल कहेंगे, आजा नहीं यहाँ पर क्या है या change in position of center of mass of the system is equals to m1 into delta x1। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा x2, वाह मज़ा आ रहा है सर। तो क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। लो भैया कुछ बड़ी बात है नहीं, जो पढ़ा हुआ था इसी को लिया। कितना है बे चेंज? अब यहाँ पे जो चेंज है भैया 0 बराबर है पहले का मास कितना भी 10 इंटू 2 सेंटीमीटर में बातें कर रहे हैं अपन लोग, प्लस उसी का मास कितना है 30। ये कितना है पता नहीं भैया, कितना चेंज कर रहे हैं अपन को भी पता नहीं। डेल्टा x2 पता करना है। चलो ठीक है, इंटू डेल्टा x2 लिख देता हूँ अपॉन ये 10 प्लस 30। तो प्यारे भाई और बहनों टाइम पास कर लेते हैं। ये कितना है बेटा 0। चलो बचपन में अपन लोगों ने मैथमेटिक्स सीखा होगा, तो कितना लिखूंगा मैं, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। अपन के पास क्या बचेगा 30 इंटू डेल्टा x2 बराबर है, बच रहा क्या रहा है 10 इंटू 2, 20 हो गया। 0 से 0 चला गया तो डेल्टा, अच्छा साहब गलती किया हुआ, यहाँ पे प्लस लिखना था विच इज इक्वल्स टू 0। तो भैया ये जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ऑब्वियसली डेल्टा x2 बराबर है ये 20/30 यानी कि 2/-2/3 सेंटीमीटर। तो हमें इतना डिस्प्लेस करना पड़ेगा पीछे की तरफ। भैया इसको आगे की तरफ ना करके पीछे को लेके आओ भैया इसको इधर ना लेके जाके इधर लेके आओ भाई। तो यहाँ कहीं तो लेके आना है इसको, तब जाके हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बैलेंस होता है। चलो तो ये रहा एक कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल रखा, ये आप खुद सॉल्व करोगे। क्या है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन। ये देख 10 kg और 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन। द फर्स्ट ब्लॉक इज राइज थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। पहले को अपने 7 सेंटीमीटर ऊपर लिखा है। देन डिस्टेंस थ्रू द सेकेंड मास शुड बी मूव्ड। तो ये दूसरे को आगे पीछे कितना करोगे तो इसका जो नेट है सेंटर ऑफ मास वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनना चाहिए, चेंज होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में आया, ये न्यूमेरिकल अगर समझ में आया तो ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। तो मुझे कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या आएगा। एंड नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भैया एक पोज वोज देते हैं अपन लोग भी, थोड़ा अच्छा वाला करो। ओके सो लेट्स गो फॉर फ्यू मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, उसके बाद मॉडरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, देन उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इस तरीके से हम लोग रास्ता तय करेंगे। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम्स ऑफ पोटेशियम एंड ब्रोमीन इन पोटेशियम ब्रोमाइड molecule is, फिर से एक बात, if the distance between the center of the atoms of potassium and bromine in the potassium bromide molecule is 0. तो देखते क्या क्या दिया है इसके अंदर, डेटा निकाल लेते हैं अपन लोग। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज हाउ मच बेटा 0.282 into 10⁻⁻9 मीटर। ओके, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 2 पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम पोटेशियम। चलो ठीक है, तो so we have potassium bromide, this is what the first atom of potassium, and here is what beta, let me assume bromine. Chal, and this separation between these two is given for us, that is D, whose value is known to us. चलो इन दोनों का वैल्यू भी हमारे पास दिया गया है, और हमें कहाँ से निकालना है, पोटेशियम से निकालना है। चलो ठीक है, पोटेशियम इज ब्रोमीन,
इन दोनों के बीच में का दूरी भी है। मास ऑफ दिस ब्रोमीन इज हाउ मच बेटा 80 यूनिट एंड पोटेशियम इज हाउ मच 39 यूनिट्स। सो यहाँ से हमें मास निकालना तो कहीं ना कहीं पे यहीं कहीं तो होना चाहिए इसको, यहाँ कहीं तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और मैं मानने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d1 बोलो या तो आप लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पोटेशियम। चलो इसको मैं मानने वाला हूँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पोटेशियम। फार्मूला बड़ा सिंपल है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने अभी जस्ट आपको एक फार्मूला बना के दिया था। क्या था वो? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, लेट मी से देयर आर टू m1 एंड m2 पोटेशियम एंड ब्रोमीन। तो पहले मैं लिख देता हूँ मास ऑफ पोटेशियम इंटू पोजीशन ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ ब्रोमीन and position of, that is what, bromine from the origin, and here is what, mass of potassium plus mass of bromine। चलो हम लोग कहाँ से निकालने वाले हैं ब्रोमीन से? तो एक्स के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे 0 होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक्स के क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना ही चाहिए। और रही बात एक्स बी विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? डी। ये अगर हमारे पास ओरिजिन बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द पोटेशियम विच इज इक्वल्स टू व्हाट? डी। आओ टाइम पास करते फिर से एक बार। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पोटेशियम एक्सीएम इज इक्वल्स टू, फिर से एक बार देखो कहाँ से? फाइनल सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम द पोटेशियम निकालना। चलो सो आई कैन से द मास विच इज लेफ्ट अहेड दैट इज व्हाट? नथिंग बट मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ ब्रोमीन इनटू डी। चलो भाई टाइम पास करते हैं। मास ऑफ ब्रोमीन कितना है हमारे पास? मास ऑफ ब्रोमीन कितना है? 80 यूनिट दिया है। 80 डिवाइडेड बाय मास ऑफ पोटेशियम कितना हमारे पास? 39 प्लस ये 80 इंटू ये कितना? 0.282 इंटू 10 पावर ऑफ -9। आओ टाइम पास करते हैं फिर से एक बार। सिंपल है, मैथमेटिक्स करना है, छोड़ना है इसको। तो एक काम करता हूँ मैं, 80 डिवाइडेड बाय 39 प्लस, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट पोटेशियम इज इक्वल्स टू, आई में से बेटा इसको मैं कुछ इस तरीके से 80 डिवाइड बाय 140 और 100, इसको 80, मतलब ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली लेता हूँ मैं। 120 इंटू ये कितना हमारे पास? 0.282 इंटू 10 पावर ऑफ -9। मैथमेटिक्स करना, ये 0 मार देंगे, 2 से मार देंगे। यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास? एक्सीएम इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 0. इसको ऐसा करता हूँ मैं, काम करता हूँ 28.2 इंटू 10 पावर ऑफ -10 लिख देता हूँ। इसको इससे मार देंगे यहाँ पर किसे? इस तरीके से 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 9.4 इट इज 9.4 इंटू 10 पावर ऑफ -10, लगभग कितना हो जाएगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पोटेशियम इज इक्वल्स टू 18.8 इंटू 10 पावर ऑफ -10 which is equals to position of center of mass, this is equals to what now? 0.1 कुछ तो गलत हुआ है, अच्छा ठीक है, 0.188 इंटू 10 पावर ऑफ, या तो 1 ऐसा करेंगे हम, 1.88 इंटू 10 पावर ऑफ -9, इस तरीके से लिख देंगे इसको, ठीक है। जो भी होगा, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट, the similar question I was kept here for you. In a carbon monoxide molecules, the carbon and oxygen atoms are separated by distance of 1.2 angstrom. The distance of center of mass from the carbon atom is, ये आप खुद से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। चलो और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। A rigid body consists of 3 kg mass, एक rigid body जिसका मास 3 kg है, whose coordinates are mentioned for us. The coordinates of this rigid body is what बेटा? पहला मास हमारे पास है यहाँ पर, चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली करते हैं। मास ऑफ दिस बॉडी समझ बेटा 3 kg एंड हुज कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? 2i कैप प्लस ऑफ 5j कैप, एंड 2 kg mass is having some coordinates. Another mass is m2 which is equals to how much beta? 2 kg whose position vectors are given for us now 4i cap plus of 2j कैप, ये मीटर में दिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बड़ा आसान है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द 2 बॉडी सिस्टम इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। टाइम पास करना है अपन को। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल्स टू m1 कितना आ रहा है हमारे पास?
m1 है हमारे पास 3 kg, r1 वेक्टर रख दो भाई, टाइम पास करना, प्योर टाइम पास, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस ऑफ कितना है मास 2 kg, 2 इंटू 4i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली सम करता हूँ मैं, 5 लिख देता हूँ, 3 प्लस 2 यहाँ पे 5, या तो मैं 3 प्लस 2, ठीक है। सो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है, तो आओ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल्स टू 6 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 8 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय 5, 6 15 8 4, चलो ये कितना हो जाएगा 14 14। सो RCM पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 14 i कैप प्लस कितना हो जाएगा ये, मतलब j 19 j कैप डिवाइड बाय 5, पे प्लस माइनस तो नहीं है, ठीक है प्लस माइनस तो नहीं है, तुम इंडिविजुअली वेक्टर में लेना तो वेक्टर में भी लिख सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड में पूछा होता तो मैग्नीट्यूड में भी इसको लिख सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आई होप सो कि आपको समझ में आए। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ और कॉपी पेन ले लो, नोट्स बनाते चलो, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आध 2 क्वेश्चंस मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा बहुत लेवल हमारा अप होते रहेगा। पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चलो बात करते हैं बेटा हम लोग पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अर्ली केसेस में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 2 पार्टिकल सिस्टम को x एक्सिस पे रखा था, 2 पार्टिकल सिस्टम को y एक्सिस पे रखा था, 2 पार्टिकल सिस्टम को z एक्सिस पे रखा था। इंस्टेड ऑफ दैट वन नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू परफॉर्म मीन्स, लेट मी से बेटा देयर आर n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विच आर राइट नाउ गोइंग टू प्लेस अलोंग x एक्सिस। इस तरीके से चलते जा रहा है ये x एक्सिस, हमें पता नहीं कितने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। लेट मी कॉल दिस वन एज द ओरिजिन, द फर्स्ट पार्टिकल of mass m1 which is at location x1, mass m2 which is at position x2, यहाँ से origin से इसका position हम लोगों ने x2 लिया है, यहाँ पे mass m3 है जिसका position x3 and so on। ये इस तरीके से हम लोगों ने ढेर सारे masses रखते up to n तक हम लोग गए हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं पे अब ये m1 m2 m3 सो ऑन इस तरीके से अगर हम लोगों ने पार्टिकल रखा है, तो कहीं ना कहीं पे इस लाइन के यहाँ पर हमें इसका सेंटर ऑफ मास मिलना ही चाहिए। तो मैं कहीं तो कहीं पे बीच में, आई डोंट नो सर वेर एग्जैक्टली, बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस समवेयर आई एम गोइंग टू बी ऑब्टेन एट दिस लोकेशन। कहाँ तो मान के चलो भाई ये m3 ऐसा बोल के नहीं, जैसे एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं ना कहीं हमको इसका एक सेंटर ऑफ मास मिलेगा। सो हाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर दिस वन, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अलोंग x axis is equals to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus so on up to plus of mn into xn। वेक्टर में लगाना तो वेक्टर में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सो होल डिवाइडेड बाय मास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस mn। इसको हम लोग समेशन के में टर्म्स में लिख सकते हैं। पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग ऑल द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अलोंग x axis is equals to summation over I to n, that is what m ith particle and x ith particle divided by टोटल मास। अरे सभी का मास मिला जाए तो मास ऑफ द बॉडी मिल जाएगा। आई इज एन एनी इंटीजर बेटा, आई की वैल्यू हम लोग यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यानी कि ढेर सारे मासेस अगर x पे रखेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें इस फार्मूले से मिलेगा। दो होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, इस तरीके से हम फार्मूला बनाते चलेंगे। सिमिलरली इफ दीज ऑल पार्टिकल्स आर केप्ट अलोंग y एक्सिस देन आई कैन से बेटा पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू टाइम पास है m1 y1 प्लस टाइम पास है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, y2 प्लस ऑफ m3। थोड़ा कंसेप्ट जब समझा देंगे अपन लोग थोड़ा बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। इट इज mn इंटू yn होल डिवाइडेड बाय I can say m1 plus m2 plus m3 plus so on mn, या डायरेक्टली तुम चाहे तो इसको पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ओवर
आई इज इक्वल्स टू 1 to n। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम, एम आई वाई आई डिवाइड बाय इट इज़ व्हाट टोटल मास। अगेन आई इज इंटीजर 1 2 3 इस तरीके से कोई इंटीजर हो रहा है। एंड फाइनली z along z axis center of mass is equals to समेशन ओवर सेम यार, मतलब क्या बता दूं मैं आपको, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 प्लस सो ऑन अप टू mn इंटू zn होल डिवाइडेड बाय दैट इज व्हाट मास फर्स्ट, मास 2, मास 3, सो ऑन अप टू व्हाट बेटा, मास n। नाउ position of center of mass along z axis is equals to summation over I is equals to 1 to n, it is mi zi, again total mass, again I is what बेटा, any integer हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा ध्यान सुना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो कोई भी एक आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट है, एक आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट है। अब ये x में भी और y में भी और z में भी लाई कर रहा होगा। फिर से एक बार हम बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 3 डायमेंशंस बॉडी हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हाँ इमेजिन ये क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा x, ये कौन सा y, ये कौन सा z, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे। इमेजिन करो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, आप उधर से देख रहे हो, m1 m2 m3 m4 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। चलो यहाँ पे बताने की कोशिश करता मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द कंसेप्ट, समझने की कोशिश करनी है आपको। ये मान लो z एक्सिस है, ये x है और ये हमारे लिए y है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब जाहिर सी बात इस ऑब्जेक्ट में ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, जाहिर सी बात इसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, हाँ होंगे सब। फिर से x y एंड ये z, x y एंड ये z, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऐसे मन ही मन में ख्याल बनाओ कि यहाँ से अपन ने लाइट मारा, ठीक है सर, ये पूरे पार्टिकल्स की इमेज यहाँ पे आ रही है, पूरे जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर इसकी पूरी इमेज आ रही है। ये टक 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 बहुत सारे पार्टिकल्स, डॉट 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 डॉट, ये एक्स लाइन दिखाई दे रहा, इसके ऊपर डॉट 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 डॉट, इस सभी को नीचे लेके एक लाइन पे एडजस्ट कर लो। समझ नहीं आ रहा? चलो फिर से एक बार, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, कि यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेके आओ, ये एक्स था, ये आया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं दिख रहे, इसको नीचे लेके आके एक ही लाइन में एडजस्ट करो। कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ, कोई पार्टिकल यहाँ, कोई यहाँ यहाँ, कोई इस तरीके से पार्टिकल्स है। तो इन सभी पार्टिकल्स का, ये जितने भी इस लाइन में पार्टिकल्स दिखाई दे रहे, मेरे नजर से देखो, फिर से ये ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ एक्स पे, ढेर सारे यहाँ पे डॉट 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 नजर आ रहे हैं आपको, पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ से कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, मतलब ये सभी इस लाइन पे हमें एक्स लाइन पे नापना है। तो इसे ढेर सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो इसका कहीं ना कहीं पे एक पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वो होगा ये। भैया हम क्या बता रहे, हम बता रहे भैया कि ई जो पार्टिकल है ये एक्स में कितना आगे है, इतना, ई वाला कितना है, इतना है भैया, ई वाला कितना है, इतना है। तो ई पूरा का पूरा जो पार्टिकल्स वह है कहीं ना कहीं पे एक्स पे लाई कर रहा है ना भैया। भैया ध्यान से सुनना, हाँ मौसी जी तुम भी सुन लेना, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ढेर सारे पार्टिकल्स, हाय भैया हाय बहुत सारे, क्या ये पूरे पार्टिकल्स का जो है ये एक्स पे लाई करता है ना? अरे बबुआ करता है ना, हाँ कर रहा होगा। तो ये जो पूरा पार्टिकल्स पर आ रहा है एक्स लाइन पर, एक्स लाइन पे ढेर सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो भाई साहब इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। अरे ना, होगा 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 साहब, कहीं ना कहीं पे इसका पोजिशन सेंटर ऑफ मास होगा। मैं मान के चलता हूँ यहाँ है, लो कर लो बात, मैंने इसको नाम क्या दिया है, एक्सियम, एक्ससीएम, वो वाला सीएम ने, ठीक है। एक्स पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑल द पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब आते हैं के एक्स है, हाँ के वाई है, हाँ के जेड है, हाँ भैया है, कि यहाँ ऑब्जेक्ट था, हाँ भैया यहाँ था, मार लो यहाँ देख लो, मजाक की बात है। ये वाई है, ये पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को हम यहाँ से उठा के इस तरफ लेके आएंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पार्टिकल यहाँ,
कि जो पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 10 12 ये मिलियन ट्रिलियन जितने भी है, अरे भैया ले पूरे 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 छाप यहाँ पर, छाप यहाँ पे, टक 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 टक। दिखा कुछ? मेरे को तो दिखा। तो देखो भैया, ये जो पूरे पार्टिकल्स है, इक्का दुर्री तिर्री चौका पंजा छक्का सत्या अट्ठा नब्बे जो भी होंगे भैया, ले 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 पूरा खींच 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 खींच। हाँ, तो ये जो भी पार्टिकल्स वाई पे आए होंगे, इसका भी कहीं ना कहीं पे एक जगह पे सेंटर ऑफ मास होगा रे मुन्ना। हाँ होगा भैया। इसको अपन लोग का नाम दे रहे, अपन लोग नाम दे रहे इसको YCM। YCM। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था X, ये था Y, ये है Z, यहाँ पे है भैया पार्टिकल। E को लेके आगे आओ, टक 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 मार सोचिए, 1 2 3 4 5 बहुत सारे पार्टिकल्स के सेट। अरे फिर से एक बार, X, ये Y, ये Z। क्या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन इसको लेके आया था? दिखा दे रहा, ले जा, आया एक पार्टिकल सेट में, 2 पार्टिकल सेट में, 3 पार्टिकल सेट में, 4 पार्टिकल जेड 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 बहुत सारे पार्टिकल, कितने सारे पार्टिकल्स है यहाँ पे, बहुत सारा पार्टिकल बना हुआ है। तो ये जो है 3D में समझ नहीं आएगा भैया, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, अरे अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ले क्या, ये जितने भी पार्टिकल से नीचे आ रहे, तो यही कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कुछ ना सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं 3D में यहाँ पे टक 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 बहुत सारे पार्टिकल्स वाले साले यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, और इसकी दूरी अपन ने जो तय की हुई है ZCM। समझ में नहीं आया? रे X, ये Y, ये Z, इसके अंदर अपन ने पार्टिकल रखा है, पोजीशन सेंटर मास X, Y और ये Z, तो ये बीच में क्या होगा R, इन तीनों का समीशन। तो भाई साहब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन लोग कैसा लिख सकते हैं भैया? हम बोल सकते हैं कि भाई साहब इन तीनों को जमा के X, Y और ये Z, X, Y और ये Z में मिला के इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यही कहीं तो होगा, यहाँ। The position of center of mass of this coordinate system or this body in 3 dimensions is equals to भाई साहब X CM I cap plus Y CM J cap plus Z CM K cap। क्या पढ़ा रहा है कि क्या आने की भाई? नहीं कुछ तो बोल रहा है अपन को। ये बात है सर, तो ये बात है सर, ये बात है, अच्छी बात है, रहने दो, ठीक है। चलो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और भी इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी 2 सिस्टम R इज इक्वल्स टू RCM इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस इस तरीके से भी देख RCM बराबर है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ रे, लिख सकता हूँ, लिखना चाहिए मेरे को, प्लस RN वेक्टर भैया, RN वेक्टर बराबर है क्या X1 I क्या प्लस X2 I क्या, चलो I क्या प्लस ना X1 I क्या प्लस Y1 J क्या प्लस Z1 K क्या। अच्छा सर R2 वेक्टर बराबर है क्या, मैं इस तरीके से लिखता हूँ X2 I क्या प्लस Y2 J क्या प्लस Z2 K क्या। टाइम पास कर रहा है मास्टर, कर मास्टर, तेरे हाथ में, चल X3 I क्या प्लस Y3 J क्या प्लस Z3 K क्या। अच्छा तो भाई साहब RN वेक्टर बराबर है, मैं लिख सकता हूँ XN I क्या प्लस YN J क्या प्लस ZN K क्या। चलो एक बेसिक सवाल करते हैं। अब हम लोग किसी भी डिफरेंट शेप्स को हम लोग या डिफरेंट शेप्स का अपन लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, कैसे सर? लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 5 हियर, 5 बोलो 6 जो भी हमारा सीरियल चल रहा है उसको कंटिन्यू करके। देयर इज वन स्क्वायर, ओके सर, ऑन दैट स्क्वायर at its vertices we have kept 4 masses, the respective masses are 1 kg 2 kg and 3 kg and 4 kg। अपन के पास एक स्क्वायर है, हाँ भैया है, अपन के पास एक स्क्वायर लिया है, and to its vertices we have been placed 4 masses or 4 particles of masses, I may say 1 kg 2 kg 3 kg
and 4 kg, such that the 4 particles we have been placed over the square, and the side of a square is how much beta? 1 meter. Now we are going to be calculate about its center of mass. Sir, where is the center of mass? The square. Master, can we say the center of mass of the square is at the center? गलत बे, गलत नहीं आएगा। क्यों? मासेस अगर सेम होते तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आता। 1 2 3, अच्छा 1 2 सिखा रहे 4 3 7, तो इस तरफ नीचे की तरफ मास ज़्यादा है, ऊपर की तरफ मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं कि इसके सेंटर पे आएगा। अभी हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फॉर दिस वन नाउ विदाउट टाइम पास करें। चलो भैया, मैं यहाँ से ओरिजिन मानने वाला हूँ, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस होगा और ये मेरे लिए वाई एक्सिस होगा। तो भाई साहब, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है एक प्लेन में आ रहा है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में एंड वाई में लाई करेगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में एंड वाई में लाई करेगा। हाँ चलो, टाइम पास नहीं करेंगे। सो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 4 बॉडी सिस्टम इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू एम, अच्छा m1 प्लस x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। देखो बेटा, ध्यान सुनना, 4 पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। मैं मानने वाला हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। थोड़ा पहला वाला न्यूमेरिकल मैं टाइम लेके बताता हूँ ताकि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ए के ऊपर हम लोग कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सर मैं मानने वाला हूँ x1, y1, इसके x2, y2, इसके x3, y3, इसके x4, y4। चलो बात करते हैं। ए एक्स में कितना है? ये x और ये y। ये पॉइंट x में कितना है? 0, ठीक है सर 0। y में कितना है? 1। ये वाला पॉइंट x में कितना है? यहाँ पे ना बेटा, ओरिजिन अपन यहाँ से मान के चलने वाले हैं, यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से डी पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट x में कितना है? 0। y में कितना है? 1। b के कोऑर्डिनेट चेक करो बेटा। b के कोऑर्डिनेट x2, y2, ये वाला b मतलब ये वाला। x में कितना है? 1 मीटर। y में कितना है? 1 मीटर। सो आई कैन से दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 1, 1। चलो आते हुए इसे c के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं हम लोग। दैट इज व्हाट x3, y3 विच इज इक्वल्स टू ये वाला, चलो ये वाला ध्यान से। x में कितना? 1, y में कितना है? 0। सो 1, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे हम लोग? x4, y4 विच इज इक्वल्स टू x में कितना है? 0, y में कितना है? 0। सो 0, 0। Put the formula, get the answer. टाइम पास है यार, प्योर टाइम पास है। देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? m1 कितना है? 1, x1 कितना है? 0 प्लस m2 कितना है? 2, x2 कितना है? 1 प्लस m3 कितना है? 3, x3 कितना है? 1 प्लस 4, 0, 4, x4 इज 0 हो डिवाइड बाय, ये कितना हमारे पास? 1 3, ये 3 और 3 6 और ये 10, यानी कि टोटल कितना आएगा हमारे पास? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल्स टू 10। कितना आएगा बेटा हमारे पास? ये क्या है? 0 मतलब ये 3 2 5 5/10 1/2 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। चलो यह है एक्सीएम। वैसे आप लोग YCM निकाल के बता देंगे। YCM बराबर है, क्या लिखेंगे भैया? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलो यहाँ पे साइड में निकाल के दे देता हूँ मैं, यहाँ पे साइड में निकाल के दे देता हूँ। चलो आओ, देखो कितना आता है इसका रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट चेक करें, रिजल्ट चेक करें। अब YCM इज इक्वल्स टू m1 कितना है रे हमारे पास? 1 1 प्लस m2 कितना है? 2, y कितना है? 1 प्लस 3, y कितना है? 0 प्लस 4 मास m4 इज 4, y कितना है? 0। सो डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 10। कितना आएगा भैया? क्या बच रहा है अपन के पास यहाँ पे? 1 और ये 3, 2 और 1 3, 3/10, 3/10 मीटर। सो दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, ध्यान सुनना, RCM वेक्टर में भी लिख सकता हूँ मैं। RCM इज इक्वल्स टू, ये कितना है? 1/2 आई क्या प्लस
प्लस 3/10 जे कैप, 3/10 जे कैप। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। आगे हम और भी इसके न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ाते जाएंगे। सो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो मेरा वाला पोज भी ले लेना। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज।